प्यारे बच्चों, वर्कशीट जुलाई तृतीय सप्ताह कक्षा 6 विषय गणित हमारे पास उपलब्ध है। इसमें सीट पर आपको भी इसी तरह की सीट बनानी है। सीट पे लिखा है विद्यार्थी का नाम, तो यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, अपनी कक्षा लिखेंगे। आप 6 में तो कक्षा 6, पिता का नाम, विद्यालय का नाम और बाकी छोड़ देंगे। तो इसमें जो हमने पढ़ना है ये लिखा है संख्याओं के साथ खेलना। आइए हम वर्कशीट के आधार पर ही काम कर लेते हैं। आइए हम सब मिलकर संख्याओं के साथ खेलते हैं। आप संख्या 6 को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में कितने प्रकार से लिख सकते हैं? आइए देखें। 6 को गुणनफल के रूप में, गुणनफल क्या होता है? गुणनफल होता है गुणा, जब किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं को गुणा करके हमें कोई संख्या प्राप्त होता है तो उसका गुणनफल कहलाता है। जैसे 2 गुणा 3, यहाँ हमने क्या किया? गुणा करने के बाद जो हमें परिणामी मिलेगा या फल मिलेगा, गुणनफल। तो 2 को 3 से गुणा करके हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? 2 3 6। तो 6 2 और 3 का गुणनफल कहलाएगा। आइए देखें, हमारे पास दिया है 6 को हम दो अंक या दो संख्याओं के गुणा के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं? कुछ बच्चे कहेंगे कि हम 1 गुणा 6 लिख सकते हैं, तो वो भी सही है। किसी को पता है कि 2 3 6 यानी पहाड़े में 2 गुणा 3 बराबर 6 होता है, अगर वो 2 गुणा 3 लिखता है तो भी सही है। और किसी बच्चे ने कहा कि 3 गुणा 2 यानी 3 दूनी 6 होता है, तो वो भी सही है। और यदि किसी ने कहा कि 6 कम 6 होता है तो वह भी सही है। तो यहाँ हम देखते हैं बच्चों, 6 को 1 गुणा 6 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर इसके गुणनखंड 1 और 6 कहलाएंगे। जब हम 6 को 2 गुणा 3 के रूप में लिखेंगे तब 6 के गुणनखंड 2 और 3 कहलाएंगे। और जब 6 को 3 गुणा 2 के रूप में लिखेंगे तो इसके गुणनखंड 3 और 2 कहलाएंगे। और जब 6 को हम 6 गुणा 1 के रूप में लिखेंगे तो इसके गुणनखंड 6 और 1 कहलाएंगे। आगे देखिए, यहाँ लिखा है, क्या आप वे संख्याएं बता सकते हो जिनका 6 में भाग देने पर शेष 0 बचता है? 1 का भाग 6 में दिया तो 6 बार गया, 1 छक्का 6, 6 में से 6 घटाया तो 0। ये कहलाएगा हमारा शेषफल। ये है हमारा शेषफल, ये सभी बच्चे जानते हैं। और ये है भागफल, भाग दे करके जो प्राप्त होता है भागफल, इसे हम कहेंगे भाज्य। और जिससे भाग दे रहे हैं वो कहलाता हमारा भाजक। तो ये चीज़ तो सभी बच्चे जानते हैं। तो आइए देखते हैं, 1 का भाग 6 में दिया तो 6 बार गया, तो जितनी बार भाग जाता है वो हमारा भागफल कहलाता है, और जितना शेष बचता है वो शेषफल कहलाता है। तो 1 का भाग 6 में देने पर भागफल 6 आया और शेषफल 0 आया। उसके बाद फिर 2 से अगर हम 6 में भाग देंगे तो 2 का भाग 6 में 2 3 6, 6 में से 6 घटाया 0। तो वही फिर ये भी भाजक, ये 3 भागफल, ये जो जिसमें हम भाग दे रहे थे वो कहलाएगा हमारा भाज्य, और जितना शेष बचा वो शेषफल। 6 में से 6 घटाने पर शेष कुछ नहीं बचा तो शेषफल 0। तो यहाँ देखेंगे भागफल आया 3 और शेषफल आया 0। इसी तरह से अगर हम 3 का भाग 6 में देते हैं तो 3 का भाग 3 दूनी 6, 6 में से 6 घटाया 0, तो भागफल आया 2 और शेषफल आया 0। पुनः अगर 6 का भाग 6 में देंगे तो 6 कम 6, 6 में से 6 घटाया 0, तो भागफल 1 आया और शेषफल आया 0। आइए अब हम आनंद लेते हुए इसे एक क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। ये मैं एक सर्किल बनाया है और कुछ मूंगफली के बीज हैं। मूंगफली के बीज मैंने 6 यहाँ इस सर्किल में रख दिए। यहाँ मैं 6 बीज रखूँगा बच्चों। 6 बीज मैंने यहाँ रख लिए। कुल कितने हैं काउंट कीजिएगा? 1
2 3 4 5 6। ये जो हैं सर्किल के अंदर हैं, वृत्त के अंदर हैं, और ये 6 हैं। 6 के 6 एक साथ हैं। ठीक है, अगर चाहो तो हम इसको इस तरह से भी चाहो तो इसे एक साथ भी रख सकते हैं। ये वृत्त के अंदर हैं 6। अब आप देखेंगे कि इन 6 को हमें एक के रूप में विभक्त करना है, एक से भाग देना है, जिसे हम 6 में 1 का भाग कह रहे थे यहाँ पर। यानी भाजक 1 है, भाजक माने भाग, कितने भाग करने, तो भाजक 1 भाग करना है, तो माने 1 देना है। तो 1 1 1 1 और ये 1, सब जगह 1 बंट गया है। 6 को हमें 1 के रूप में बांटना था, तो कुल कितने भाग मिले, 1 2 3 4 5 और 6। तो अब हम देखेंगे जहाँ हमारे पास 6 बीज थे मूंगफली के, अब वहाँ कितने हैं, वहाँ हैं 0, यानी 0। तो इसे हमने किस तरह से समझना है, हमारे पास 6 मूंगफली के बीज थे, 6 को हमने 1 से भाग दिया, तो एक जब भाग किया तो इस तरह से हमारे पास 6 भाग आए। तो इसे कहेंगे, जब अब खाली हो गया है तो इसे कहेंगे हम शेषफल, इसे कहेंगे हम भाजक, ये भी भाजक एक ही है, भाजक एक ही है, और ये हो जाएगा शेषफल। और जब ये भरा हुआ था उस समय हम उसे भाज्य कहेंगे। देखिएगा, जब ये 6 के 6 अंदर हैं तो उस समय ये हो जाएगा हमारा भाज्य। प्यारे बच्चों, एक वृत्त के अंदर हमारे पास कुछ मूंगफली के बीज हैं, इनकी संख्या हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। कितनी है संख्या में, 6। और इन्हें हमने क्या करना है, 1 से भाग देना है, माने 1 भाग करना है। तो ये हमारी कहलाएंगी भाज्य। ये क्या कहलाएंगे, भाज्य। जब जिस संख्या को हम भाग करते हैं वो क्या कहलाती है, भाज्य। अब हम इनको एक करके एक के रूप में बांटेंगे, तो भाजक कहलाएगा 1। और कितने 1 मिले हमें, अब देखिएगा कितने 1 मिले, 1 2 3 4 5 6, 6 जगह ये जो बंटे हुए हैं ये कितने हो गए, 6। तो ये कहलाएगा हमारा भागफल। क्या कहलाएगा, भागफल। जितनी जगह वो बंटेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने में बंटा है, कितने हैं, 1 के रूप में, कुल मिलाकर के 6। तो भागफल आया हमारा 6। इसको इस तरह से समझेंगे। और भागफल 6 आया, और जिस गोले में ये 6 थे वहाँ क्या बचा, अब 0। तो ये कहलाएगा हमारा शेषफल। तो इस तरह से हमने 6 मूंगफली के बीजों को 1 में बांटा, अर्थात 1 का भाग 6 में दिया, तो हमें भागफल मिला 6 भाग मिले और शेषफल 0 मिला। इसको इस तरह से देख लीजिएगा, 1 का भाग हमने 6 में दिया, ये 6 थे, उसमें से इन 6 का 1 भाग करना था, तो 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ, इस तरह से कितने भाग आए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 बार। और जब गणित के रूप में हम काम करते हैं तो 1 छक्का 6, 6 में से 6 घटाए तो 0। यहाँ 6 में से 6 के 6 बाहर आ गए, तो यहाँ क्या बचा, 0। और इसे हम क्या कहते हैं, शेषफल। आइए अब हम इस 2 के लिए देते हैं, इसको क्रियाकलाप करके 2 का भाग 6 में, अर्थात जो ये 6 बीज हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, इनको 2 में विभक्त करना है। तो आइए हम 2 बीज एक साथ ले लेते हैं, दोनों को यहाँ रख लिया चिपका के, 2 दूसरी बार ले लिया और ये 2 भी ले लिए। अब आप देखेंगे कितनी 2 की कितनी ढेर बनी है, 1 2 3। तो इसको हम इस तरह से गणित में लिखते हैं, 2 का भाग 6 में 3 बार गया, 2 3 6, 6 में से 6 घटाया, शेषफल बचा 0। अब जब हम 6 के 6 यहाँ से 2 के रूप में बांट चुके हैं, देखिए सब 2 हैं,
दो दो में बांट चुके हैं, तो यहाँ क्या बचा शेषफल 0। पुनः देखिए इस वृत्त के अंदर 1 2 3 4 5 6 बीज मूंगफली के हैं और इन 6 बीजों को हम 3-3 के रूप में विभक्त करेंगे, अर्थात इसे हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि 3 का भाग 6 में देंगे। भाग देना है तो ये भाज्य कहलाएगा। कितने का भाग देना? 3 का, माने 3-3 के ढेर बनाने, 1 2 3, तो 3 एक साथ आ गए और 1 2 3, 3 2, ये 3 दूसरी ढेर में आ गए। कुल ढेरों की संख्या कितनी बनी? 2, जिसे हम क्या कहते हैं? 3 दूनी 6, जिसे हम कहते हैं भागफल। तो जब 6 के 3-3 के रूप में ढेर बनाए तो कितने ढेर बने? 2, और शेषफल क्या बचा? 0। यहाँ कोई मूंगफली बची है? नहीं बची है, तो यहाँ 0 बचा, तो ये शेषफल 0। आइए इसे 4 के लिए करते हैं। पुनः देखिए यहाँ फिर से बीजों की संख्या वही 6 है। अब हम इसको 4 का भाग देते हैं। 6 में देना 4 का भाग, 4 का भाग 6 में दिया, 4 एकम 4, घटाया तो क्या बचा? 2 शेष बचा। तो अब हमने इस 6 में क्रियाकलाप से कैसे करेंगे? इस 6 में से 4 एक साथ लेने हैं और अगले 4 एक साथ लेने हैं, लेकिन यहाँ पर केवल 2 बचे हैं, तो हम 4 का ढेर नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह से ढेर कितना बना? 1। कितना बना? केवल 1। और यहाँ 2 मूंगफली बच गई, इनको बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें 4-4 का ग्रुप चाहिए। तो यहाँ शेषफल कितना बचा? 2। तो यही शेषफल 2 है और ढेर यानी भागफल कितना आया? 1। और भाजक क्या था? ये इनकी टोटल संख्या, तो इनकी टोटल संख्या कहलाएगी भाजक। यहाँ 6 थे, 6 में भाग दिया तो वो भाज्य है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। आइए संख्या 5 के लिए देखते हैं कि 5 का भाग 6 में कितनी बार जाता है। तो 5 का भाग हमने 6 में देना है, तो ये 6 पुनः 6 मूंगफलियाँ, 6 मूंगफलियों में से हमने 5 को एक साथ ले लेना है। और यहाँ गणित के हिसाब से कैसे करते हैं देखिएगा। 5 का भाग 6 में देना है, भाज्य है 6, भाजक है 5, 5 एकम 5, 6 में से 5 घटाया तो शेष बचा 1। देखिएगा पहले यहाँ 6 थे तो 6 भाज्य संख्या थी, 6 में 5 का भाग दिया यानी 5 का एक ढेर बनाया, तो ये एक ही ढेर बना और एक शेष बचा। तो देखिएगा शेषफल बचा 1 और ढेर यानी भागफल कितना आया? 1 आया। पुनः देखिए इस सर्किल में, वृत्त में 6 मूंगफली के बीज हैं और 6 में हमने 6 का भाग देना है। 6 में 6 का भाग देना है, कितनी बार गया देखते हैं। यानी भाज्य संख्या है 6 और भाजक भी है 6। ये जो वृत्त के अंदर 6 मूंगफली के बीज हैं, इनको हमने 6-6 के ग्रुप में, 6-6 के ढेर के रूप में बांटना है। तो 6 के 6 हमने ले लिए, 6 के 6 एक साथ हैं, तो यहाँ ढेर एक ही बना और शेषफल बचा 0। तो 6 में 6 का भाग दिया तो एक ढेर बना और 6 कम 6, 6 में से 6 घटाया तो 0 शेषफल बचा। तो कब कब 0 शेषफल बच रहा है? 0 शेषफल 6 में हम जब 1 का भाग दे रहे हैं तब भी 0 बच रहा है, 6 में हम 2 का भाग दे रहे हैं 0 बच रहा है, 3 का भाग दे रहे हैं 0 बच रहा है, 4 का दिया तो शेषफल 2 आया था, 5 का भाग दिया तो शेषफल 1 आया और 6 का भाग दिया तो शेषफल 0 आया। तो 6 में भाग देने पर कब कब किस किस संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है? 1 2 3 और 6 से। अतः वे संख्याएं जिनका 6 में भाग देने पर शेषफल 0 बचता है कौन कौन सी आई थी? 1 का भाग दिया था, 2 का दिया था, 3 का और 6 का, तो शेषफल 0 आया था। और इसको समझने के लिए हम इनके जो हमारे पहाड़े हैं, पहाड़े में देखेंगे तो 1 6 का 6 होता है, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 6 कम 6। तो ये संख्याएं हम औरली भी कर सकते हैं, मौखिक रूप में, अर्थात 1 2 3 और 6 संख्या 6 को पूरा पूरा काट देते हैं। पूरा पूरा काट देते हैं का मतलब है कि 1 2 3 और 6 के ढेर जब अभी हमने क्रियाकलाप में किए थे, तो वो क्या कर रहे हैं? 6 को पूरा पूरा विभक्त कर रहे हैं, पूरा पूरा बांट दे रहे हैं और शेषफल क्या बच रहा था? 0। ये संख्याएं 6 के गुणनखंड कहलाती हैं।
तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, कौन सी संख्याएं, 1, 2, 3 और 6, संख्या 6 के गुणनखंड कहलाएंगे। यहाँ पर केवल संख्या 6 उदाहरण के लिए ली गई है, आप अन्य संख्याएं भी ले सकते हैं। जैसे हम 8 लेंगे तो 8 में किस किस का भाग जाता है, यहाँ 8 के गुणनखंड वे कहलाएंगे जिनका भाग 8 में जाता है। तो कहाँ से शुरू करेंगे, गिनती 1 से शुरू करेंगे और बड़ी से बड़ी संख्या 8 तक ही देखेंगे। तो 1 का भाग जाता है 1 8 8, 2 का भाग जाता है 2 चौको 8, 3 का भाग 3 दूनी 6, 3 3 9, 8 में नहीं गया। 4 का भाग 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो 4 का भी जाता है। 5 का भाग 5 एकम 5, 5 दूनी 10, नहीं गया। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, नहीं गया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, नहीं गया। 8 एकम 8, 8 का गया। तो ये इसके गुणनखंड कहलाएंगे। इसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं कि इसको हम 1 गुणा 8 भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 4 लिख सकते हैं, 4 गुणा 2 लिख सकते हैं और 8 गुणा 1 लिख सकते हैं। जिन दो संख्याओं को गुणा करके हमें 8 प्राप्त हो रहा है वे दो संख्याएं 8 के गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर 1 और 8 8 के गुणनखंड, 2 और 4 8 के गुणनखंड, 4 और 2 8 के गुणनखंड, 8 और 1 8 के गुणनखंड हैं। ये काम आपने और संख्याओं के साथ करना है और ये आपके ऊपर है कि आप कितनी संख्याएं बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, निष्कर्ष के रूप में हम क्या प्राप्त करते हैं, किसी संख्या के गुणनखंड वे संख्याएं हैं जो उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित करती हैं या काट लेती हैं। आइए अब देखते हैं, आइए करके देखें। यहाँ जो लिखा हुआ है इसमें प्रश्न 1 का फर्स्ट पार्ट है 4 के गुणनखंड। 1 चको 4 तो 1 भी लिखेंगे, 2 दूनी 4 तो 2 भी लिखेंगे और 4 एकम 4 तो 4 भी लिखेंगे और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 3 के पहाड़े में 4 नहीं आया, 1 के पहाड़े में आया, 2 के और 4 के, इसलिए इनको लिखेंगे। फिर 6 के गुणनखंड, प्यारे बच्चों ये हो जाएंगे 1 छक्का 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 में 4 के पहाड़े में 6 नहीं आ रहे तो उसको नहीं लिखेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 नहीं आ रहे हैं और 6 एकम 6। इसी तरह से 8 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। 1 का भाग 1 8 8, 2 चको 8, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, यही रहेंगे। उसके बाद 10 के गुणनखंड ये हो जाएंगे 1 दसन की 10, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10 और 6 7 8 9 का नहीं जाएगा, फिर 10 का ही जाएगा, 10 एकम 10। 12 के गुणनखंड ये आपने लिखना है, ये हो जाएगा 1 का भाग जाता है 12 में, 1 12 की 12 या 12 एकम 12 और उसके बाद 2 का भाग 2 छक्का 12, 3 चको 12, 4 का भाग भी जाता है 4 तिया 12, 5 का नहीं गया, 6 का भाग जा रहा है, 6 दूनी 12, फिर 7 8 9 10 किसी का नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 12 का ही जाएगा। तो ये कहलाएंगे इनके गुणनखंड। तो आपने देखा होगा कि 1 4 में भी है, 6 में भी है, 8 में भी है, 10 में भी है, 12 में भी है और जिस जिस के आप गुणनखंड ज्ञात करेंगे उन सब में 1 होगा। ठीक है। और एक और चीज़ देखिए, 4 के गुणनखंड में सबसे बड़ा गुणनखंड 4 ही आया, 6 के गुणनखंड में 6 का है तो सबसे बड़ा 6 ही आया, 8 के गुणनखंड में सबसे बड़ा 8 ही आया, 10 के गुणनखंड में सबसे बड़ा 10 ही आया और 12 के गुणनखंड में सबसे बड़ा 12 ही आया। तो आइए अब हम कुछ निष्कर्ष पे चलते हैं। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, तो यहाँ देखा था आपने, होता ही होता है। एक प्रत्येक संख्या में आ रहा है, अर्थात प्रत्येक संख्या का क्या होता है, गुणनखंड। ये हम गुणनखंड ज्ञात किए थे, तो एक प्रत्येक के गुणनखंड में आया। प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। तो देखो 4 के गुणनखंड ज्ञात किए तो 4 उसमें आया। तो प्रत्येक संख्या जैसे 4 है तो 4 का 4 एक गुणनखंड होगा, 6 का 6 एक गुणनखंड होगा, 8 का 8 एक गुणनखंड होगा, 10 का 10 एक गुणनखंड, 12 का 12 एक गुणनखंड। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूरा विभाजक होता है। पूरा विभाजक से मतलब है कि जैसे यहाँ पर 4 के गुणनखंड आए 1 2 और 4, तो वो
इस संख्या को एक भी पूरा पूरा विभाजित करेगा। एक चक्कू 4 आ रहा है, दो दो दूनी 4 और 4 एकम 4। तो जब हम भाग देंगे तो एक चक्कू 4, तो पूरा पूरा विभाजित कर दिया। विभाजित पूरा पूरा विभाजित से मतलब है शेषफल 0 आए। 4 को 1 से भाग देंगे शेषफल 0, 2 से देंगे शेषफल 0, 4 से भाग देंगे शेषफल 0। तो हम कहेंगे कि 4 के गुणनखंड उस संख्या अर्थात 4 को पूरा पूरा विभाजित करती है। इसी तरह प्रत्येक संख्या के गुणनखंड उस संख्या का एक पूरा विभाजक होता है। प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। देखिए हमने 4 के गुणनखंड ज्ञात किए थे, तो 4 का गुणनखंड 1, 2 जो है 4 से छोटा है और 4 4 के बराबर है। 6 के गुणनखंड ज्ञात किए तो 1, 2 और 3 आए। संख्या 1 हो, 2 हो या 3 हो, ये 6 से छोटा होता है और बड़ी से बड़ा क्या है 6। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा, इसके जितने गुणनखंड हैं इस संख्या 6 से छोटा या 6 के बराबर है। देखिए 6 के बराबर होता है। आज के लिए इतना ही बच्चों, और उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरह से इसको समझा होगा।